अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात के मुतालबे को लेकर इमरान खान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने कराची में मज़ार क़ायद पर जलसा किया तो सोशल मीडिया पर जलसे को लेकर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कराची का सबसे बड़ा जलसा है, कोई कह रहा है कि ये जलसा बड़ा नहीं था। शेख रशीद ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के जलसे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जबकि कोई तो ये दावा करता नज़र आता है कि कुर्सियाँ ही खाली थीं। जलसे में कारकुनों की शिरकत को लेकर असल सूरत हाल क्या रही और इससे पहले जिन्ना बाग में होने वाले जलसे कितने बड़े थे, इस हवाले से हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। पहले ही रिपोर्ट देखते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से निकलने के बाद इनके जलसे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ये जलसे माजी के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़कर अवामी मकबूलियत के नए मेयार सेट करेंगे। पेशावर जलसे के बाद गुज़िश्ता रोज कराची में मज़ार क़ायद के सामने बाग जिन्ना में जहां कारकुनों की बड़ी तादाद जलसा गाह में नजर आई, वहीं मुखालफीन इन शुरका की तादाद पर सवाल उठाते नजर आए। अगर बाग जिन्ना के स्टेज के बाद के हिस्से में लोगों को खचाखच भर भी दिया जाए तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस ग्राउंड में 30,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक खुफिया इदारे के कराची डेस्क ने अपनी रिपोर्ट में पीटीआई के बाग जिन्ना के जलसे में 60 से 65,000 लोगों की शिरकत की तस्दीक की। इसी तरह सिंध पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 60 से 70,000 लोगों की मौजूदगी की रिपोर्ट की, जबकि सड़कों पर कारकुनों की तादाद इससे अलग थी। मज़ार क़ायद पर माजी में सियासी जमातों के जलसों पर नजर डाली जाए तो सानिया शोहदा कारसाज की 14वीं बरसी पर 17 अक्टूबर 2021 को पीपल्स पार्टी इसी ग्राउंड में जलसा कर रही थी, जिसे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक तारीखी जलसा कहा था। जबकि इसी जगह 29 अगस्त 2021 को हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से भी एक जलसा किया गया, जहां जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की अक्सरियत नजर आई, जिस पर मुखालिफिन ने यह तनकीद की कि ये जलसा सियासी कम और मजहबी इज्तिमा ज़्यादा लग रहा है। 27 अप्रैल 2019 को बाग जिन्ना ग्राउंड में MQM की तरफ से भी सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया, जिसमें MQM के कायदीन की तरफ से पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार में सिंध में दी जाने वाली मुलाजमतों की तहकीकात का मुतालबा किया गया और करारदाद पेश की गई कि तमाम महकमे बल्दियाती हुकूमतों के मातहत किए जाएं। अब एक तरफ जहां कराची में PTI के जलसे के बाद दीगर सियासी जमातों पर पावर शो का दबाव बढ़ गया है, वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या हमारे मुल्क में सियासी रहनुमाओं की मकबूलियत को जानने का एक पैमाना जलसे जुलूस है? जो रहनुमा या सियासी जमात जितना बड़ा जलसा करती है, क्या उसे उतनी ही ज्यादा मकबूल जमात समझा जाना चाहिए? बात यह है कि जलसा जितना भी बड़ा हो, लेकिन ये हकीकत है कि PTI बड़े बड़े जलसों के बावजूद अपनी हुकूमत कायम नहीं रख पाई। इसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है कि अवामी मकबूलियत दिखाने के लिए मुल्क में के कोने कोने से इंतखाबात के निज़ाम से ही गुजरना होता है। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है इसीलिए एक प्रेशर बिल्ड कर रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं ये जल्द से जल्द आम इंतखाबात का जो इनेकाद है उसको यकीनी बनाएं। गुज़श्ता रोज़ कराची जलसे में इमरान खान ने एक मरतबा फिर साजिश और मदाखलत का जो बयानिया है इसको आवाम के सामने रखा और साथ ही अदालतों से पूछा कि मेरा जुर्म क्या था। क्या कहा इमरान खान ने, देखिए। अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया, लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। तहरीक इंसाफ के कप्तान 3.5 साल इक़्तिदार के बाद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस मुबैना साजिश के बयानिए को लेकर अब निकले हैं अवाम में, इसकी मकबूलियत तो अपनी जगह है,
लेकिन सिंध या कराची में बात वफाक के मातहत तरक्याती कामों की करें पिछले 3.5 सालों में, तो साबिक वज़ीर आज़म ने कराची के लिए अरबों रुपए के फंड्स का ऐलान किया था और दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू करने के दावे किए, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची में कोई भी नया मनसूबा शुरू करने में नाकाम रही। 2018 में वजारत उज़्मा का हलफ लेने के बाद 2019 में इमरान खान पहली बार कराची गए। उस दौरे के दौरान इमरान खान ने शहर में ट्रांसपोर्ट, पीने का साफ पानी और सीवरेज के निज़ाम समेत 18 तरक्याती मंसूबों की मद में 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया और कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी भी कायम की। जबकि फिर एक साल बाद कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के जायजे के लिए इमरान खान 2020 में फिर कराची के और शहर के लिए 1100 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा था कि इस बड़े पैकेज के तहत K4 पानी के मंसूबे समेत निकासी आब, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, कराची सर्कुलर रेलवे, BRT और सड़कें भी वहां बनाई जाएंगी। जबकि अप्रैल 2021 में इमरान खान ने सिंध के देही इलाकों के लिए 440 अरब रुपए के एक और पैकेज का ऐलान किया था, मगर सिंध हुकूमत का यह मानना है कि इन 3.5 सालों में वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो किए गए, लेकिन किसी एक प्रोजेक्ट पर भी काम नहीं हुआ, मासवाई ग्रीन बस के बराए नाम इफ्तिताह के। क्योंकि अभी तक वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने 3.5 साल इक़्तिदार में कराची में कोई भी तरक्याती काम, नई सड़कें जिसका वो दावा करते थे, कोई नया बड़ा अस्पताल, रोज़गार स्कीम, अपना पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घर या कोई भी ऐसा फलाही मंसूबा शुरू नहीं कर सकी जिस पर वो नए इंतखाबात के लिए जलसों में कैंपेन कर सकें। अब जो तहरीक इंसाफ बयानिया लेकर निकली है, क्या जो चारों सूबों के अवाम है वो इस बयानिए के साथ चलेंगे या वो देखेंगे कि इन 3.5 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके लिए किया क्या है? अवाम किस तरह फैसला करेगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, आजकल आपकी ट्वीट्स बड़ी खबरें बना रही हैं। आपने कहा कि इमरान खान की कॉल का इंतज़ार करें, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे की कॉल आने वाली है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ, किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, किसकी कॉल आने वाली है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, इससे पहले जो भी आपने पूरा एक जो है अपना एनालिसिस दिया है उस पर बात करना जरूरी है जी। पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो तहरीक चल रही है वो गलियां नालियां बनाने के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए है। और इसीलिए कल आपने देखा कराची में लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए और उसका हाथ बटाने के लिए इमरान खान के साथ मिलते। अब यहाँ पर जो कराची के बात अगर करें या सिंध की बात आप करें, पाकिस्तान का जो 60% बजट है वो सूबाई हुकूमतों के पास जाता है और इसीलिए सिंध गवर्नमेंट जो है उसको 2100 अरब रुपया पिछले 3 सालों में दिया गया है यही तरक्याती काम कराने के लिए। उसके साथ क्योंकि सिंध हुकूमत अपने काम नहीं कर पा रही थी, स्पेशली कराची को वो हिस्सा नहीं दे रहे थे, तो कराची के लिए 11 अरब रुपए का एक अलग मंसूबे दिए गए। उसमें हमने एक ग्रीन लाइन बस है प्रोजेक्ट है, ये पूरा मुकम्मल शुरू कर लिया। K4 जो पानी का प्रोजेक्ट है वो तकरीबन उसकी जो प्लानिंग और हर चीज मुकम्मल होके वो अब लॉन्च हो गया है और इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी अब जो है वो वफाकी हुकूमत मुकम्मल कर रही है। उसके अलावा 3 सालों में जो हमारे MNAs हैं उनमें हर MNA को 35 करोड़ रुपया जो है वो इस साल और 10-15 करोड़ रुपया पिछले साल, यानी 50-50 करोड़ रुपया मिला अपने इलाके में गलियां नालियां और ये इनके काम करने के लिए। और ये जो इस वक्त सारी मेन सड़कें हैं जो हमारे तो फवाद चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर नए इलेक्शंस का ऐलान होता भी है तो अवाम इस बयानिए को लेकर फैसला करेंगे कि उनको किसके साथ चलना है? आया जो आज हुकूमत बनाए बैठे हैं उनको वोट देना है या जो बयानिया आप लोग लेकर चल रहे हैं उसको वोट देना है? अवाम ये नहीं देखेंगे कि पिछले 3.5-4 सालों में आपकी हुकूमत ने क्या किया? वो भी मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि दोनों में ही जो है अवाम ने फैसला करना है। हमने एक बिल्कुल एक ऐसी मईशत ली जिसके पास कोई फॉरेन रिजर्व नहीं थे। अब जब हम छोड़ के गए तो तकरीबन ये जो है वो तकरीबन 2.5 बिलियन जब ये सबसे चाइना से आ जाएगा तो हम तकरीबन $16 बिलियन के फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए हैं। 5.6%, 5.4% के ऊपर GDP ग्रोथ छोड़ के गए हैं। कल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट आई है, 8.6% जो पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर है, उसके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुई है।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त अपनी पीक के ऊपर खड़ी थी जब हम छोड़ के गए थे। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर में जो 3 बड़ी फसलें हैं, सब कुछ इतना अच्छा हर डिपार्टमेंट में छोड़ के गए हैं, मतलब कि पौधा लगाया आपने तो फल तो फिर ये लोग खाएंगे और अगले इलेक्शन में फायदा भी फिर ये लोग लेंगे। फवाद साहब, नहीं, सारे लोग एंकर नहीं होते, अक्लमंद भी लोग होते हैं, वो अपना एनालिसिस भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कब से कहाँ शुरू होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि लोग जो है वो अपना एनालिसिस करेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। नहीं, आप मेरी शायद बात को समझे ही नहीं, इसमें एंकर वाली बात कहाँ से आ गई। मैंने कहा कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है हर डिपार्टमेंट में तो काम आप लोग शुरू करके गए हैं, तो क्रेडिट क्या फिर ये हुकूमत लेगी? मैंने ये बात की है। नहीं, क्रेडिट भी लोग देख लेंगे किसको देना है। और उसके बाद जो असल लड़ाई अब है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की लड़ाई है, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला की लड़ाई है। और कोई भी पाकिस्तानी जो है, और सवाए उन चंद के जो कहते हैं कि वी आर बैगर्स, और आपको पता है ये कौन कहता है वी आर बैगर्स, चाहे उन चंद भिखारियों को छोड़ के पूरा पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद, खुद मुख्तार और अपनी आज़ादी की हिफाजत करने वाला गैरतमंद पाकिस्तान है, और वो इसलिए इमरान खान के साथ खड़ा। अच्छा, कॉल कहाँ से आनी है? अब सही सवाल की तरफ आते हैं, कॉल कहाँ से आनी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की? ये इस वक्त जो तमाम नैरेटिव है, तमाम जो बयानियां है, वो इमरान खान के पास है, और हमने फैसला करना है कि हमने कब पाकिस्तान के अंदर एक, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश तो ये है कि यही हुकूमत बगैर नुकसान के इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं, और अगर इन्होंने इलेक्शन में डिले किया तो जाहिर है कि फिर हमें इसमें राष्ट्र कोई कदम उठाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला वो क्या हो सकता है, वो वर्ड्स कदम क्या हो सकता है फवाद चौधरी साहब? उसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो प्रेशर एक बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है नए इलेक्शंस को लेकर, ये मौजूदा हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है या कुछ इदारों की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं? कल की तकरीर में हमने देखा अदलिया पर इमरान खान साहब ने काफ़ी तनकीद की। इलेक्शन कमीशन का काम है ज़ाहिर है इलेक्शन करवाना, आपको पता है वो कह चुके हैं कि अगर सही इंतखाबात करवाने हैं तो 6 से 7 महीनों का वक्त चाहिए। तो ये प्रेशर बिल्टअप कर किस पे रहे हैं? मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन करवाने के लिए फ़िलहाल तैयार नज़र नहीं आती। फवाद साहब, नहीं, ये तो इख्तियार तो सिर्फ जो है वो एक कमी हुकूमत को है। अब देखिए पूरी पार्लियामेंट खाली पड़ी है, अगर जो लोग, वो बेवकूफ़ होगा जो कहेगा कि अभी इलेक्शन की तरफ हमने नहीं जाना, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में 3 महीने हो गए हैं प्रैक्टिकली हुकूमत बंद है। आप यहाँ ना कोई जो है वो इकोनॉमी के फैसले हो पा रहे हैं। अभी आप देखें कि इनसे कब से ही आए हैं, इन्होंने 4 दिनों में कितने यूटर्न लिए। इन्होंने पहले दिन कहा कि हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अगले दिन इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा जी हम नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद इन्होंने छुट्टी की, अब वो भी छुट्टी भी वापस जो है वो बहाल करने का सोच रहे हैं। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब से 7 दिन तो हो गए, काबीना नहीं बन पा रहे। अब आप देखें कि मुस्तफा इम्पैक्ट केस है, वो कहता है वफाकी हुकूमत का मतलब है वफाकी काबीना। अब काबीना ही नहीं है, हुकूमत के बगैर मुल्क चल रहा है। 7वां दिन तो ये हो गया। तो इतनी प्रेशर में तो ये खुद है, इनसे क्या मुल्क चलना है। ये तो इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ाना चाहते थे, वो नहीं बढ़ा पाए। कोई भी काम अभी आप उठा के इनका एनालिसिस करोगी तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा दबाव में है। ये कोई काम तो यहाँ पे ना इनकी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इनकी कहने सुनने में है, क्योंकि सबको पता है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मुल्क सियासी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा टर्मोइल में है, एक बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, और ये क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, और उसका वाहिद हल है। सही। फवाद चौधरी साहब, कल साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि 20 अरकान का ज़मीर जागा, हमारे इत्तेहादी भी हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन आपने देखा जो अदम एतमाद की वोटिंग हुई उसमें किसी मुनहरिफ अरकान ने, रुकन ने वोट नहीं डाला। इत्तेहादियों से जब बात करें, MQM से बात करें, वो उनका कहना है कि आप लोगों ने इस साजिश के हवाले से उनको बताया ही नहीं, एतमाद में नहीं लिया। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, 9 को इमरान खान साहब कराची आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। अगर वो उस वक्त हमसे इस साजिश का जिक्र करते, हम अपना फैसला तब्दील कर सकते थे। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस पर हम वाज़ेह बता चुके हैं कि जब ये 8 को खत आया या तो PM को 2011 के करीब मिला, और उसके बाद हमारे यहाँ OIC हो रही थी, और सारे मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो आ रहे थे पाकिस्तान। हम नहीं चाहते थे कि उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस को जो है वो किसी तरीके से कोई गजन पहुंचे या उसमें कोई रुकावट आए।
लिहाजा 23-24 तक तो उसके लिए हमने उसको जो है वो खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर था। और उसके बाद जब हमने पार्लिमानी मीटिंग बुलाई और एक्चुअली खालिद मक्सी जो है उन्होंने कहा जी आप बुलाएं और हमें दिखाएं। खालिद मक्सी को बुलाया, खालिद मकबूल तरीकी को बुलाया, वो तशरीफ ही नहीं लाए। असल में ये तो हमें बहाने हैं ना, MKM का या उनकी जो मतलब है, जो उनके इशूज हैं वो सबको पता है। असल अब जो सारी लड़ाइयाँ इधर हो रही हैं वजारतों की या उसकी, वो एक अलग कहानी है, वो किसी और दिन से बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, बड़े सवालात उठ रहे हैं कि मुल्की मामलात चलाने के लिए ज़ाहिर है वफाकी काबीना का होना ज़रूरी है, जो फैसले और मामलात को ज़ाहिर है देखती है, पॉलिसीज़ बनाती है। काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है? क्या जो बाकी जमातें हैं उनके साथ अभी मामलात तय नहीं हुए हैं? जी, दो वजूहात हैं जी। एक तो एक अनप्रेसिडेंटेड कोalition 10 जमातों की इस हुकूमत में शामिल है। इतनी बड़ी कोalition आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैनेज नहीं हुई। लेकिन इसकी जो बड़ी वजह है कि वो जो हमारे दो मेजर एलाइज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, उनके अपने अंदरूनी तौर पर एक उन्होंने फैसला करना था जो वो कर नहीं पा रहे थे कि क्या वो काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं। अच्छा। इवन कल तक जरदारी साहब ने जो पार्लियामान के बाहर गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने एक उस इब्हाम पैदा किया कि मेरा तो ख्याल है कि हमें काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन कल फिर शब तक वो मामला क्लियर हुआ और अब बड़ी वजाहत है कि कौन किस जमात को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। और आज जिस पर काम हो रहा है वो ये है कि फिर जो मेंबरान के नाम हैं पोर्टफोलियो जमातों के साथ डिसाइड हो चुके हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलना है, लेकिन जमातों ने नाम भिजवाने हैं आपको, आप लोगों को। जी, वो भिजवा रहे हैं। आज के दिन में यही काम, कल शब तक तो पोर्टफोलियोज डिसाइड हो गए थे, तो आज सुबह से मुख्तलिफ जमातों के नाम आ रहे हैं, वो फाइनलाइज हो रहे हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि कल शाम तक काबीना का ऐलान हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून अपने पास कितनी वजारतें रख रही है? पीपल्स पार्टी को कितनी मिल रही हैं? जी, हमारे पास 14 हैं और उनके पास 11 हैं। और MQM को कितनी वजारतें मिल रही हैं या उनकी सीट्स के हिसाब से भी फैसला होना है? जी, अभी तक तो उनके लिए जो है 2 वजारतें हैं, उन्होंने फैसला करना है कि वो दोनों लेंगे या एक लेंगे, उनका भी इंतजार है। तो इंशाल्लाह बाकी भी और पीपल्स पार्टी इन 11 वजारतों के साथ आईनी ओहदे भी अपने पास रख रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, सदर पाकिस्तान का ओहदा, स्पीकर का ओहदा। जी, सदर पाकिस्तान के ओहदे का तो फैसला भी नहीं हो सका क्योंकि मवाक़से के लिए जिस मेजॉरिटी की जरूरत है अभी तो फौरी तौर पर वो मुहैया नहीं है। लेकिन जब भी वो मुहैया होगी तब ये डिस्कशन होगी, क्योंकि सदारत के लिए जरदारी साहब का भी नाम है, मौलाना फजल रहमान का भी नाम है। तो मुश्तरका कंसेंसस से ये होगा। कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि मौलाना साहब नाराज हो रहे हैं कि आप लोगों ने वादा किया था कि सदर पाकिस्तान का ओहदा मौलाना साहब को ही मिलेगा, उनकी जमात को ही ओहदा मिलेगा, तो लिहाजा वो कुछ आजकल नाराज भी हो रहे हैं। नहीं, वादे अफवाहें हैं। मौलाना के साथ हमारा बहुत ही करीबी एक इस वक्त कोलिशन है, गुफ्तगू है। और मैं याद करा दूं आपके नाज़रीन को, मौलाना खुद जो हैं वो PDM के सरबराह हैं, तो उन्होंने हमें साथ लेकर चलना है। तो हम जो ज़्यादा अब इसमें PDM की जो जमातें हैं उनके साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP भी शामिल हैं। तो मेनली तो गुफ्तगू सदारत के मामले में PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होनी है और वो मुज़ाकरात गालिबन मौलाना खुद करेंगे। वज़ारत ख़ारजा का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास ही जा रहा है? जी बिल्कुल, वजीर खारजा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। और वो बिलावल भुट्टो होंगे?
जी नहीं, इसका भी उन्होंने कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी जब उनके नाम वसूल हो जाते हैं तो फिर उसके मुताबिक ही कल अनाउंसमेंट होगी। कयास हम सबका, मीडिया का भी यही है कि बिलावल साहब होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना फैसला, उनको कलमदान दे दिया गया, वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे उसका नाम आ जाएगा सामने। और इत्तलात और खजाना ये तो आप लोग अपने पास ही रख रहे हैं, राइट? जी, इत्तलात और खजाना ऑफ कोर्स सबसे अहम है, लेकिन दाखिला भी और इंशाल्लाह मनसूबाबंदी भी, इत्तलात भी, ये क्रूशल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो होंगी और इंशाल्लाह ये कुछ जरूर इसमें वज़ारत खजाना डार साहब भी चलाएंगे आके? ऐसी वाइड को जी नहीं, इस वक्त तो अभी कभी कयास यही है कि मिफ्ता इस्माइल बतौर मशीर खजाना अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। डार साहब के जब मामलात क्लियर होते हैं, जब वो तशरीफ लाते हैं, तो वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार है। वो आके पहले अपना सेनेट का हलफ उठाएंगे, पार्लियामान के बाकायदा रुकन बनेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें कैसे आगे जाना है। वजारत दाखिला के लिए राना साहब का नाम आ रहा था, कभी ये भी कहा जा रहा था कि कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, शायद वजारत कानून को दे दी जाए, तो राना साहब को वजारत दाखिला दे रहे हैं आप लोग? जी नहीं, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने 10 साल पंजाब में ये दाखिला के मामलात चलाए हैं, कानून के मामलात भी चलाए हैं, तो उन्हें बहुत वसी तजर्बा है। और अब तो वो ANF की जो है वो 9 महीने की जेल भी डेथ सेल में भुगत आए हैं, तो अब तो पूरी तरह क्वालिफाइड हैं, उन्हें हर तरह से मालूम है कि कौन से मामलात होते हैं। लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली तो वजीर आजम ने और पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिलकर करना है कि किसको कौन सा कलमदान मिलेगा। पंजाब में हमजा शहबाज साहब का जो हलफ है वो अब फंस के रह गया है। अब जो गवर्नर साहब हैं उनको तो हटा दिया गया है, अब वो समरी भेजी गई है सदर पाकिस्तान को, वो 15 रोज़ के लिए अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये कैसे मामला, फिर 15 रोज़ तक ये क्या मामला ऐसे ही डिले का शिकार रहेगा? जी, अभी इमरान खान साहब को तो हमने एक आईनी अमल के जरिए जो है वो उनकी हुकूमत को ख़त्म किया है, लेकिन उनका जो फॉशिस्ट माइंड सेट है, जो कानून और आइन के ऊपर आज खुद तौर पर अतात नहीं करते, उनको ज़बरदस्ती अतात करवाना पड़ी है। चाहे वो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी 3 अप्रैल की, उसके लिए हमें अदालत में जाना पड़ा, और फिर उसके बाद में भी जब डिप्टी स्पीकर को उतारने के लिए हमें बाकायदा तौर पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एजेंडा पर आ गई, तो हमें यही नजर आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके दिल में आइन का एहतराम आज खुद नहीं है। जब तक उनके ऊपर कोई डंडा या कोई प्रिजन वैन आकर उनके दरवाजे पर खड़ी नहीं हो जाती, वो आइन पर आज खुद उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि उस दिन जो आज प्रिजनर वैन आई थी वो आइन पर अमल करवाने के लिए आई थी, वो ऐसा थ्रेट भेजी गई थी? जी नहीं, वो तो एक मुहावरा बन गया है। असल इशू तो जो हमें जो आइन की सरबुलंदी है वो तो अदालत आलिया ने कायम की थी अपने यूनानिमस डिसीजन से। उसके बाद तो सिर्फ डिटेल्स हैं कि जब एक अदलिया का इतना सरीह और वाज़े फैसला आ गया, उसके बावजूद भी फाशिस्ट तहरीक इंसाफ ने अपनी एड़ियां रगड़ी और हर किस्म की रकावट डाली, आईनी गैर आईनी, और उस पर कहना कि जी हम आखिरी मिनट, और लिटरली मैं चूंकि ऐवान में मौजूद था कि अदम एतमाद की जो वोटिंग होनी थी वो उसके ऊपर एक डेडलाइन थी कि वो 9 तारीख की शब 12 बजे से पहले हो, तो मैंने खुद टाइम नोट किया कि हमारी वोटिंग जो है वो स्पीकर के रेजिग्नेशन के बाद 11:58 पर शुरू हुई। तो इस तरह की हरकतें वो करते तो हैं, ताखीर होती है। तो हमजा शहबाज साहब भी अब आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, ये इस किस्म की फाशिस्ट रुकावटें डाल सकते हैं। यानी मेरी बड़ी तवक्को थी और तवक्को है अभी भी कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो आइन पर अमल करेंगे, और उन्हें जिस तरह वज़ीर आज़म ने जो रिकमेंडेशन भेजी है गवर्नर पंजाब के बारे में उस पर फौरी अमल करेंगे। ठीक है, आइन ये कहता है कि उनके पास 15 दिन है, लेकिन इसके जरिए, इस ताखीर के जरिए पंजाब को बगैर किसी सरबराह के रखना किसी भी सूरत भी अवाम के मफाद में नहीं है। तो आइन अपनी जगह पर है,
जो अवामी मफाद अपनी जगह पर है, और अगर ये लोग ऐसे होते जिनके अपने दिल में आइन का एहतराम होता तो ये बिहेवियर ना होता, अब तक ये मामला बड़ी स्मूथली अब आगे चल चुके होते। लेकिन इमरान खान का जो फॉसिस्ट वायरस है वो गालिबन उनकी पार्टी के हर जगह चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि वाकई कल तहरीक इंसाफ ने कराची में एक तारीखी बड़ा जलसा किया है, अवाम उमड़ कर आए हैं तहरीक इंसाफ के जलसे में कल? अब मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची एक इकोनॉमिक हब है, एक पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान है, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, 2013 बल्कि 2010 से अगर आप देखें, यहाँ पर बड़ा अजीम और शान जलसा मौलाना फजल रहमान साहब भी मुनक्किद कर चुके हैं, जमात इस्लामी भी कर चुकी है, तहरीक इंसाफ इससे पहले भी कर चुकी है, और यकीनन एमक्यूएम तो शहर में है ही। यही बाग़े जिना जो कल था, मेरा ख्याल कि एक आलमी तर्ज का सबसे बड़ा ख़वातीन का जलसा हमारा भी यहाँ कामयाब हो चुका है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन थी। तो ये कोई दो राय नहीं है कि कराची में जलसे होते हैं, और कराची में जलसे होने की एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस होती है, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लेकिन ये कल कराची के अवाम ने बताया कि वो इमरान खान के इस बयानिए को के साथ हैं, जैसे वो लेकर चल रहे हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश हुई है और दूसरे लोगों को, इम्पोर्टेड लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया है। जो एक टॉप ट्रेंड चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उस लोगों का उस चीज़ का जवाब दिया है कल कराची के अवाम ने, एक्सेप्ट किया है तहरीक इंसाफ के बयानिए को। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश ये की ना कि जलसों में शमूलियत तहरीक इंसाफ की बाग़े जिना में मज़ार क़ायद पे 2014 में भी थी, और जलसे तो जाहिर है कराची के अवाम, माशाल्लाह कराची के बाहर के लोग भी जलसों में आते हैं। मैंने जब मौलाना फजल रहमान साहब की मिसाल दी तो पूरे सिंध से लोग इधर आए थे, और बड़ा अजीम और शान जलसा था, बड़ा डिसिप्लिन जलसा था। एमक्यूएम के जलसे भी फकीदुल मिसाल रहे, मेरे ख्याल है अनब्रेकेबल रहे। इससे बड़े जलसे, एमक्यूएम से बड़े जलसे तो शायद पाकिस्तान में किसी ने किए भी हो, चाहे वो लाहौर में हो या कराची में हो। लेकिन बयानिया जहां तक आप फरमा रही हैं, देखिए बयानिया को एक्सेप्ट करना ये नजर आएगा आपको टर्नआउट में, पोलिंग में। और बयानिया अगर आप कह रही हैं तो बयानिया इतना सादा नहीं है, हमारा इसमें मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। अगर गुज़िश्ता महीने से प्राइम मिनिस्टर साबिक़ इमरान खान साहब का बयानिया देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि उनकी नीयत खराब थी, लेकिन आपने जब ट्विटर ट्रेंड की बात की तो ट्विटर ट्रेंड पे बाजवा साहब का भी तो ट्विटर ट्रेंड हुआ था। इसी तरह पाकिस्तान मुखालिफ बहुत सारी एक्टिविटीज ट्रेंड होती नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब स्टेटमेंट को बालाए ताक रखते हुए एक अच्छी पॉलिटिक्स करें तो उनका कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में स्कोप होगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो बयानिया तहरीक इंसाफ लेकर चल रही है, इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं साजिश का, जब तक आप लोगों ने, जिस दिन तक फैसला नहीं किया था कि आप लोगों ने अपोजिशन का साथ देना है या अपनी हुकूमत का ही देना है जिसके आप इत्तेहादी थे, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने आपको एतमाद में नहीं लिया था इस साजिश के हवाले से? वो कराची भी आए थे। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नाम ले लेकर कह रहा हूं, मैं और मेरी जमात के लोग, मगर कोई जवाब आज तक नहीं आया। ना इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में इस हमारी पोजीशन को वाजे किया, जिसका मुझे अफसोस है कि उन्हें कहना चाहिए था कि एमक्यूएम उनके साथ बड़ी सिंसियरिटी से आखिरी मिनट तक खड़ी रही, जिसको 9 मार्च को जब आप हैदराबाद आए और 29 मार्च को जब इमरान इस्माइल साहब, वजीर दिफा परवेज खटक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हमारे पास आए, उस वक्त तक हमें ना किसी खत का बताया, ना किसी बैरूनी इंटरवेंशन का कोई जिक्र किया। और दूसरा बयानिया इसमें ये भी, 27 मार्च को तो वो खत दिखा चुके थे, तो 29 मार्च को अगर गवर्नर साहब आपके पास आते हैं, उस वक्त भी कोई जिक्र नहीं किया इस चीज का। मैं आपसे हल्फिया कहने तैयार हूं, मेरी इस बात को आप बार बार ऑन एयर करें, और पीटीआई के जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, असद उमर साहब से पूछें, परवेज खटक साहब से पूछें, गवर्नर इमरान इस्माइल से पूछें, आप इनमें से किसी से पूछें, असद कैसर साहब से पूछें जिन्होंने खत दिखाया है, उन्होंने हमें नहीं बताया।
हमें तो पता ही नहीं है कि ये तो अचानक हमें स्क्रीन पे पता चलता है, और स्क्रीन पे पता चलने के बाद आप उस पर एक्शन भी ले लेते हैं। तो हमें तो किसी ने एतमाद में नहीं लिया, और हम तो वो इत्तेहादी हैं जो आपको बताकर सबसे आखिर में हमने आपका प्लेटफॉर्म छोड़ा है, क्योंकि आपकी अपनी जमात की स्टेबिलिटी क्वेश्चन हो चुकी थी। और अगर आप लोगों को बताते एतमाद में लेते तो क्या आप लोगों का फैसला मुख्तलिफ होता? देखिए, अगर के बाद तो फंसाने शुरू हो जाते हैं, तो अगर के बाद कमेंट नहीं करूंगा मैं। अगर के बाद तो बहुत सारी चीजें इस दुनिया में मेरा ख्याल है कि वो फलसफा ही हैं। जो प्रैक्टिकल फैक्ट है वो मैंने आपके सामने बयान किया है। जो उन्होंने गलती की या दानिस्तगी या ना दानिस्तगी में, उन्होंने एक अपने अच्छे इत्तेहादी को एतमाद से भी महरूम किया, और इस बात का भी बरमला इजहार करने में तामुल पेश कर रहे हैं कि हमने हर लम्हे पे पीटीआई को बताते रहे कि आपको खतरात कहां से हैं, और हमारा किसी तरीके से भी अस्करी क़यादत के ऊपर तनकीद करना या सड़कों पर महाजराई करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने आपसे ये मुआहदा नहीं किया था, इसलिए हम आपसे लहदा हो रहे हैं। मतलब कि आप लोगों की जमात के अहम वफाकी वज़ीर फ़रूक नसीम साहब वज़ीर क़ानून थे, उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया, उनसे आपकी बात हुई, उन्हें भी किसी चीज़ का इल्म नहीं था? फरूक नसीम साहब ने भी एमक्यूएम की क़यादत को नहीं बताया। ये जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं। ये बिला वजह के एक हम पे जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी पीटीआई के उन 17 अरकान की है, ये जिम्मेदारी स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब की है, ये जिम्मेदारी वजीर दिफा की है। वो अपनी पार्टी के अंदर खुद डिफेंड करें कि भाई आखिरकार ये मामला हुआ तो इत्तेहादियों को क्यों नहीं लिया। मुझे अपना तो पता है, मुझे परवेज इलाही साहब का पूछ लें उनसे मौकिफ, बाप पार्टी से पूछ लें उनका मौकिफ कि भाई आपने किसको बताया है। और ये इलामिया अचानक से आया है, और अचानक से आप इस इलामिया को अपने नैरेटिव बना लिया। सॉरी, हम इसमें साथ नहीं थे। हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट ईमानदाराना तरीके से पीटीआई को बता दिया कि हमारी मशरूत आपके साथ इत्तेहाद था। जब आपकी हुकूमत ही डिसॉल्व हो रही है, आपके अपने ही आपका सफीना डुबो रहे हैं, तो हम आपके साथ सड़कों पर महाजराई नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध का ओहदा क्या एमक्यूएम को मिलने जा रहा है? नहीं जनाब, गवर्नर सिंध के हवाले से हमारी कोई पेशकश है, ना हमारा मुतालबा है, ना हमें पेशकश की गई, ना हमने मुतालबा किया। गवर्नर सिंध के ऊपर फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं से ऑफर हुई तो उसमें एमक्यूएम जरूर गौर करेगी। वजारतों के हवाले से आप लोगों का क्या मुतालबा है? देखिए, वजारतों का मुतालबे से ज्यादा वजारतों की मैं अहमियत की बात करूंगा। पीटीआई के साथ हमारे 2 वजीर थे, टेक्निकली 1 वजीर थे, और उसका मकसद काबीना में बैठने का यही था कि हमारे जो 13 नुकात हैं उस पे काबीना के एजेंडे में वो चीज आए। और हर मंगल के दिन अमीन उल हक साहब ये कोशिश करते थे, एमक्यूएम का एजेंडा है जिसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा सेंसस का था जो आया, जिसपे 5 अरब रुपए रखवाए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का था, इसी तरीके से कोटा सिस्टम का था, दीगर तमाम चीजें थी। लेकिन अब भी आप अगर इस मुत्तहदा अपोजिशन के साथ शामिल हुए तो इन शराइत की बुनियाद पर हुए। आप लोग तो पीपल्स पार्टी से यकीन दहानियाँ मांग रहे थे कि आपके मुतालिबात पर कुछ रिजर्वेशंस हैं, उन पर पीपल्स पार्टी आपको यकीन दहानी करवाए तो इस सारे सिस्टम का आप हिस्सा बनेंगे। हमारा सिर्फ मुआहदा पीपल्स पार्टी से नहीं है, मैं करेक्ट कर दूं, ये मुआहदा पाकिस्तान की तमाम जमातों से, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ कराची है। और अगर इस सिलसिले में अपने मुआहदे पर अमल दरामद करवाने के लिए हमें काबीना में जाना पड़ा तो हम अपनी मुआहदे के लिए, अपने लोगों के लिए जाएंगे। सिर्फ वजारत बाय वजारत हमारा कोई शौक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, हिंदुस्तान के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आपको पता है इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है, नई हुकूमत बन चुकी है, साबिक हुकूमत जो है वो जलसों एहतजाज की सियासत कर रही है, उसी बयानियों को लेकर, साजिश की बयानियों को लेकर के बाहर से बैरूनी साजिश हुई, अमेरिका ने साजिश की, यहाँ जो यहाँ के लोग उसमें शामिल हुए, लोगों के ज़मीर खरीदे गए जिसकी वजह से उन्हें घर भेजा गया।
अब आपको पता है 3-4 रोज पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के लोगों को बुलाया, उन्होंने सारी बातों की वजाहत करी कि जो नेशनल सलामती कमेटी का जो एलामिया था, कौमी सलामती कमेटी का, उसमें साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था। हाँ, मदाखलत का जिक्र उन्होंने, इंटरफेरेंस का ज़रूर किया कि गैर जो अल्फाज थे उस हवाले से गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कल भी जलसे में इमरान खान साहब ने ये पूछा लोगों से कि साजिश थी या मदाखलत थी। सर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, साजिश और मदाखलत को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या इसका एक ही मतलब लिया जा सकता है? अगर ऐसे ही है तो फिर DGISPR ने इसकी तरदीद क्यों की? जी देखें, इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है एक नहीं है और उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मदाखलत, हल्की मदाखलत, बहुत ज़्यादा मदाखलत, बहुत गहरी मदाखलत ये हो सकती है। और साजिश तो फिर साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, वो तो उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है। और वो अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ DGISPR ने कहा वो बिल्कुल उसमें क्लियर हो गया कि वो जो फॉरेन ऑफिस का मेमो है या टेलीग्राम है उसमें क्या है और क्या नहीं है। जो है वो दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि एक तो जो लैंग्वेज थी जब ये बातचीत वो कर रहा था, उनका जो भी नुमाइंदा था अमेरिकन, उसकी बहुत गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी। और दूसरी बात ये है कि गैर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी। और दूसरी बात ये है कि उसमें मदाखलत थी हमारे अंदरूनी मामलात में। ये बात तो है और ये बात पक्की है। इसलिए एक बयानिया जो वो था कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई टेलीग्राम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो होगी ख़त्म। अब दूसरी बात यह है कि इसका दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये एक मुल्क गिर साजिश थी और इस हुकूमत को हटाने की साजिश थी। तो उसके लिए तो मेरी बहन, जब तक प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी ना हो इस फैसले तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो PTI कह रही है, वो जिसको प्राइमा फेसिया एविडेंस होता है वो कह रही है, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि उधर से आप टाइमिंग देखें इस टेलीग्राम की, इस मुलाकात की, उधर से आप ये जो तहरीक चली है नो कॉन्फिडेंस की, इसकी टाइमिंग्स देखें। उसके बाद जिन जो मगरबी हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोग, उनकी जो मुलाकातें हैं लोगों के साथ, उनको देखें। तो फिर उससे वो अपना ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि टाइमिंग के लिहाज से और जो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं ये इवेंट जो है, उसकी बुनियाद पे कह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये बुनियाद काफ़ी नहीं है। जो कुछ असल में ऑन ग्राउंड मौजूद है वो DGISPR की उसमें ब्रीफिंग में बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है, वो अलामिया के मुताबिक है जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का है। अब दोनों साइडें ये डिमांड उन्होंने किया है कि जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत तो इसको इंक्वायरी इसकी करवाना चाहती है, लेकिन जो साबिक हुकूमत है वो कह रहे हैं कि ये अगर हमें बुलाएंगे इस मामले पर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो साबिक हुकूमत को भी बुलाएंगे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो उस मुद्दे में बैठेगा नहीं, तो कैसे फिर ये सब चीज़ें प्रोब होंगी? जी साहब, ज़ाहिर है कि फिर तो नहीं हो सकती ना, लेकिन ये कि जुडिशियल इंक्वायरी तो हो ही सकती है ना। जुडिशियल इंक्वायरी तो ये मौजूदा हुकूमत के पावर में है, वो इसको कर सकते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो जो टोटल बयानिया चल रहा है उसका पहला हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बातें हुई हैं, ये कंफर्म भी हो गई हैं। दूसरा हिस्सा जो है ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, उनके मुताबिक कुछ मफरूज़े हैं, वो नहीं मुकम्मल तौर पे उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी कोई इंक्वायरी ना हो जाए। तो मौजूदा जो बयानिया चल रहा है साबिक हुकूमत लेकर चल रही है, आपको लगता है कि ये अगले इंतखाबात में लोग इसी बयानिया की बुनियाद पर बाहर निकलेंगे और फैसला करेंगे कि कौन हमारा लीडर होगा? नहीं, बयानिया उनका सिर्फ ये नहीं है, बयानिया सिर्फ ये नहीं है कि ये एक साजिश हुई है। उनका बयानिया और भी है। उनका बयानिया ये है कि लोग खरीदे गए हैं। उनका बयानिया ये है कि हमें दगा दिया गया है, लोग जो है ना हमें छोड़ कर गए हैं, उनके साथ मिले हैं, उन्होंने मिलाए हैं। बहुत सारे उनके बयानिए के हिस्से हैं। और जिस तरीके से लोग उमड़ कर आ रहे हैं इमरान खान साहब के पीछे, तो बयानिया उनका जो भी है, लेकिन वो बयानिया लोगों के दिल पे असर कर रहा है। और चूंकि अल्टीमेटली वोट लोगों ने डालने हैं, तो ये तो फिर इसका फैसला जो लोग इनके अपने इनको छोड़ के गए, उन्होंने तो जाहिर है आपको भी पता है कि वोटिंग में उनका कोई रुकन शामिल नहीं था। इत्तेहादी जो उनको छोड़ के गए, इत्तेहादियों से बात करें, वो कहते हैं इन्होंने हमें बताया नहीं था कोई ऐसी साजिश हो रही है। अगर इस तरह की हमारे साथ कुछ जिक्र करते, डिस्कस करते, हमें एतमाद में लेते, तो हम अपना फैसला बदल सकते थे। तो हुकूमत भी कहीं ना कहीं, हुकूमत ने आपको नहीं लगता कि गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया?
जी देखें, मुझे तो ऐसे लगता है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा सियासत के बारे में जानता नहीं हूँ, कि जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उसमें कोई अच्छाई का पहलू कम ही है। लेकिन मेरा अपना ये अंदाजा है कि पीटीआई के लिए बहुत अच्छा हुआ। एक तो ये कि वो लोग जो रोज़ इनको एक्सप्लॉयट करते थे और अभी वो दूसरी लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन आपके सामने है। वो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो आप देखें कि अगले 1-2 हफ्ते में क्या वहाँ पर एक हशर बर्पा होता है। अब वो दोबारा अगर आए, ज़्यादा तादाद में वोट लेकर आए, ज़्यादा अपने एमएनए लेकर आए, जो उनके डाइसी लोग थे उनको इस दफ़ा टिकट ना दें, तो इंतखाबात मेरा ख्याल है पूरे मसले का बेहतरीन हल है, पीटीआई के लिए भी और पीडीएम के लिए। लेकिन फौरी इंतखाबात अगर हल है, वो इलेक्शन कमीशन तो कहता है 7-8 महीनों से पहले तो नए इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, वो तो फिर शायद इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि उनकी क्या ड्यूटी है। क्या वो ऐसे कह सकते हैं कि जी 6-7 महीने से? अगर वो कह सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो सकता है, वरना इलेक्शन कमीशन जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता उसको तब्दील हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो काम ही ये है कि जब कभी इंतखाबात कराने पड़े तो वो करवाए, उसके लिए हर वक्त उसको तैयार रहना चाहिए। एनीवे, मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ता। मैं ये कहता हूँ कि पीडीएम की पार्टी सब ये कह रही थी कि जी इलेक्शन करवाए जाए दोबारा, क्योंकि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, और अब सब चुप हैं। जब अभी पीटीआई मांग रही है कि इलेक्शन दे, और इनका जब चली थी पीपल पार्टी कराची से, वो था ही इलेक्शन के लिए। बिल्कुल। और नून लीग हमेशा से कह रही थी कि जी ये इलेक्शन के बगैर ये मसला हल ही नहीं हो सकता। तो अब सारे क्यों चुप हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नईम खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।